तो सबसे पहले रांची की सीट पर बात, महुआ मांझी यहाँ पर कड़ी टक्कर 6 बार के विधायक को देती हुई नजर आ रही है सीपी सिंह को, और जो वोटिंग परसेंटेज हालांकि बहुत नहीं रहा, रांची में सबसे कम परसेंटेज रहा है शहरी क्षेत्रों के परसेंटेज को अगर देखें तो ये जो कम परसेंटेज है ये क्या इशारा कर रहा है? महुआ मांझी ने काफ़ी मेहनत की है, राज्यसभा सांसद रहते हुए भी हर गली मोहल्लों में उनके काम दिखते हैं, तो और सीपी सिंह भी लगातार विधायक रहे हैं, किसी की भी मुसीबत पर सीपी सिंह हमेशा हाजिर रहे हैं, तो दोनों के अलग अलग अपने काम हैं, तो कैसा मुकाबला अब दिख रहा है यहाँ पर? दोनों के अलग अलग काम हैं, दोनों के अलग अलग वोट भी हैं। ये क्लियर कट डिफरेंस जो है वो आज दिखा भी है, वो दिखता भी है। और देखिए यहाँ पर 51.50% जो है वोट इस बार जो अंतिम सूचना हम लोगों तक पहुंची है वो यही है, लेकिन पिछली बार इससे भी कम था, 49.1%। तो उस लिहाज से तो सुधार दिखता है। अब अगर 1-2% और बढ़ गया तो ये 53% के पास चला जाएगा, तो लगभग ये 4% का इजाफा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है। तो यहाँ पर स्थिति ये है, बहुत टाइट फाइट है सीपी सिंह और महुआ मांझी के बीच में। एंटी इनकम्बेंसी दिखेगी यहाँ पर? देखिए, अगर एंटी इनकम्बेंसी दिखनी होती तो अभी 1996 से जीतते चले आ रहे हैं सीपी सिंह, दिख जाती तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सीधे यहाँ पर रंजन जी समीकरण ही काम करते हैं, सीधे समीकरण, कैंडिडेट नहीं समीकरण काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सीधा है कि ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो यहाँ पर इसलिए जो है वो अब किसी को भी आप दे दें तो वहाँ पर 1990 में गुलशन लाल आजमानी रांची से जीते थे, और उसके बाद आप देख लीजिए 2019 तक सिर्फ यहाँ से बीजेपी ही जीतती रही है। तो इसलिए ये ट्रेडिशनली पूरी तरह से बीजेपी के वर्चस्व वाली सीट रही है। अब यहाँ पर चूंकि महुआ मांझी के लिए भी ये तीसरा चुनाव है और उनके सामने भी बड़ा चैलेंज है, खुद को साबित करना है, चूंकि 2 चुनाव वो हार चुकी हैं, 2019 में भी 2014 में भी। तो अब जब ये तीसरा मौका उनको मिला है तो उनको भी अपने आप को साबित करना, और यही वजह है कि महुआ मांझी ने भी चुनाव में पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने उनके लिए सभा के, कल्पना सोरेन उनके साथ कई मौकों पर नजर आई। चूंकि ये रांची की सीट थी तो इसका फायदा उनको मिल सकता है, और उन्होंने जो है अपनी पूरी कोशिश की है, और आज भी जो है वो चीज़ आपको दिखती है। और महुआ मांझी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि इंटेलेक्चुअल रही हैं, तो उस वर्ग का भी वोट जो है वो उनको मिल जाता है, और इस चीज़ का फायदा जो है उनको मिलता है, उसके वोट भी कुछ उनकी तरफ जाते हैं। तो इसी वजह से वो पिछली बार इतना टफ मुकाबला दे पाई थी। यहाँ मुद्दे क्या पुल पुलिया भी होंगे, ब्रिज भी होगा, निजात यहाँ जो जाम की स्थिति होती है, और जो मुझे याद है कि चंपई सोन गए थे कि भाई अब जल्दी से इस पुल का हम लोग इनॉग्रेशन कर दे चुनाव से पहले, हालांकि उनको ये मौका नहीं मिल पाया, हेमंत सोरेन के हाथ ये लगा, और यही वजह है कि जल्दीबाजी में भी किए। लेकिन लोगों को यहाँ जो नगरीय जीवन है, चूंकि ये नगर है, ये कैपिटल सिटी है, तो क्या उनको भी इसका फायदा, लोग ये समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ अब यहाँ की जो स्थिति नगरीय जीवन थोड़ा सा सुधार हो रहा है, ये भी इसका फायदा कहीं मिलेगा? देखिए, रांची में मैंने अक्सर देखा है कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं, और यहाँ पर राज्य के मुद्दों की बात होगी। यहाँ पर अगर आप इसमें देखिए जो सड़कें हैं और बाकी चीजों पर चर्चा कम रहती है, क्योंकि वहाँ पर कई समस्याएं दिखती हैं, लेकिन वो चीजें जो है मुझे नहीं लगता कि इतना प्ले में आता है रांची में। पिछली बार अगर आप देखिए तब जब सीपी सिंह सिर्फ 5,904 वोटों से जीते थे, तब भी उनका मत प्रतिशत लगभग 47% के आसपास था। अब समझिए अगर वो 3% इसमें इजाफा कर ले तो फिर वो अजय स्थिति में पहुंच सकते हैं। लेकिन अब एक जैसा मनीष जी ने कहा, एंटी इनकम्बेंसी वाली बात, और एक ही समय और सीपी सिंह ने एक चीज और किया कि एक तरह से इसे अपना आखिरी चुनाव घोषित कर दिया, और वो कहते हुए दिखे, हाँ जी हाँ, और ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि वो कहते रहे कि भाई सिक्सर लगा दिया है, अब ये 7वीं बार है, मुझे नॉट आउट ही विदा करो, तो नॉट आउट विदा होना चाहते हैं। तो अब ये देखना है कि
वोटर्स किस तरफ जाते हैं, क्योंकि महुआ माझी को भी वोट यहाँ पर बहुत पड़े हैं और मैंने कई बूथों पर देखा कि वोट दोनों तरफ जा रहे हैं। जो लोगों से चर्चा कर कर एक अनुमान लगता है, चूंकि हम देखते तो है नहीं, लेकिन जो बातचीत होती है उससे जो एक अनुमान लगता है, तो लग रहा था कि दोनों तरफ वोट जा रहे हैं। तो एक क्लोज फाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स भी 24.2% हैं, तो महुआ माझी 25% से अपनी गिनती शुरू करेंगी और साथ में यहाँ पर 13.73% आदिवासी आबादी है, तो ये ऑलमोस्ट 37% हो जाता है। अगर जेएमएम के कैंडिडेट के नाम पर एसटी वोटर्स उनकी तरफ जाते हैं तो उनकी स्थिति भी कमजोर कहीं से नहीं दिखती। पिछली बार उन्होंने अच्छा मुकाबला दिया था। बराबरी का चलिए अगली सीट है अब इधर तमाड़, तोरपा, सिमडेगा, सिसई, गुमला, ये सब जो सीटें हैं रंजन जी, यहाँ पर कैसा मुकाबला दिख रहा है? पिछली बार कितनी सीटें थी दोनों फोल्डर में से किसके पास, और इस बार क्या बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर आप उस तरफ जाएं तो देखिए, अगर आप खूंटी की बात करें तो वो भी ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट रही है। नीलकंठ सिंह मुंडा जो हैं वहां से लगातार जीत रहे हैं। अब उनके सामने इस बार जो है राम सूर्या जो हैं वो खड़े हैं। अब वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं, क्या जो उनका तिलिस्म है उसे तोड़ पाते हैं, ये एक चीज़ जो है वो आपको महत्वपूर्ण होगा। और इसके अलावा जब आप यहाँ पर आते हैं कि अगर लोहरदगा तमाड़ की बात कर लें, तमाड़ में भी देखिए इस बार 67.12% वोट पड़ा है। पिछली बार 68.57% था। लेकिन देखिए यहाँ राजा पीटर जो है वो चुनाव में उतरे हैं और सामने विकास मुंडा हैं, 2 बार से जीत रहे हैं। तो एक थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी उनकी तरफ दिखती है। पिछली बार चूंकि यहाँ बीजेपी आजसू अलग हो के लड़ा था तो इसका भी फायदा विकास मुंडा को हुआ था। अब इस बार चूंकि राजा पीटर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो दूसरी सीट है जेडीयू की, तो अगर जेडीयू 100% रिजल्ट लेकर निकल जाए तो बहुत चौंकने की बात नहीं होगी। और यहाँ पर राजा पीटर की एक अपनी छवि रही है। जब वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो उनके वोट जो हैं वो 20,000 के आसपास जो है वो श्योर रहते हैं। तो अब जब उसमें बीजेपी आजसू का साथ मिला है तो एक वो बात हो जाती है। तोरपा की सीट मुझे लगता है कि कोचे मुंडा के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। सुदीप गुड़िया को पिछली बार उन्होंने हराया था, इस बार भी सुदीप गुड़िया ही कैंडिडेट हैं। लेकिन अब कई बार आप देखती हैं कि चुनाव के पहले जो है वो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिखती है। और जो वो मैं नहीं कहता हूँ कि चुनाव के पहले वाली रात जो कयामत वाली होती है उसमें कई बार चीज़ें बदल जाती हैं। तो कोचे मुंडा उसी उम्मीद में है कि शायद कयामत वाली रात में कुछ उनके पक्ष में हो गया हो, और अगर नहीं हुआ होगा तो फिर उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। लोहरदगा की सीट एक इम्पॉर्टेंट सीट है क्योंकि यहाँ मंत्री रामेश्वर उरांव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और सामने नीरू शांति भगत है। सिंपैथी वोट भी नीरू शांति भगत के पास इस बार होगा। नहीं, और एक दिलचस्प बात ये है कि ये चुनाव जब शुरू हुआ था तो बिल्कुल एक तरफा दिख रहा था। लग रहा था कि रामेश्वर उरांव बिल्कुल आराम से जीत जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव ने अपनी गति पकड़ी, प्रचार में लोगों ने जोर लगाया। जो सुदेश महतो की पत्नी है वो खुद वहाँ पर मोर्चा संभालने पहुँच गई, सुदेश महतो की सभा हुई, तो इन सब का एक असर तो दिखा है। और पिछली बार भी जब आप बीजेपी आजसू के वोट लोहरदगा में जोड़ दें तो वैसी परिस्थिति में आपको ये दिखेगा कि उनके वोट ज़्यादा हो गए कांग्रेस से। लेकिन पिछली बार जो है बीजेपी से सुखदेव भगत तो वो चुनाव लड़ रहे थे, तो इस वजह से जो है कुछ उनके भी अपने वोट रहे होंगे। हालांकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें यहाँ से सुखदेव भगत ने अच्छी लीड हासिल की है। तो देखिए यहाँ पर भी मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। वो एक तरफ जो है वो रामेश्वर उरांव के पक्ष में जाता भी है और उसके बाद से उनकी गिनती शुरू होती है। नीरू शांति भगत ने भी बहुत जोर लगाया है, कई मुद्दों को उठाया है। तो आप जो एक तरफा जीत देख रही थी वो एक तरफा अब नहीं दिख रही है और वो एक मुकाबला अब दिखने लगा है। और इस मुकाबले का परिणाम क्या होगा ये 23 नवंबर को पता चलेगा। इसके अलावा अगर खूंटी सीट पर बात
बात हमने कर ली। बिशनपुर सीट पर हमने शुरू में ही बात कर ली थी। गुमला की सीट है, भूषण तुर्की और सुदर्शन भगत जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, उनको उतारा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो पिछली बार से वोट प्रतिशत बढ़े हैं। ये बड़ा मुश्किल है कि वोट प्रतिशत बढ़ किसके लिए रहे ये जानना, क्योंकि आमतौर पर जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो उसको बदलाव के लिए बढ़ता है। लेकिन ये भी बात होता है कि कई बार चुनाव इतना नजदीकी हो जाता है कि जो पक्ष सत्ता में होता है उनके वोटर्स जो उन्हें चाहते हैं कि ये बना रहे वो भी निकल कर आ जाते हैं। तो ये भी चीज देखने को मिलती है। लेकिन गुमला में भी मुकाबला जो है आपको करीबी दिखेगा। और सिमडेगा और कोलेबिरा ये दो सीट बहुत महत्वपूर्ण है। सिमडेगा में पिछली बार जो श्रद्धानंद बेसरा हैं बीजेपी के, वो सिर्फ 285 वोट से हारे थे, तो एक क्लोज फाइट पहले से थी। अब इस बार जो है आयरिन एक्का जो एनोस एक्का की बेटी हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। आप तो वहाँ गए थे, तो वहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला बनाया, बताएं। निश्चित तौर पर क्योंकि एनोस एक्का की बेटी हैं, पढ़ी लिखी हैं, यूके से वो पढ़ करके भी आई हैं, काफ़ी तेज तरार। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दिनों से चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ, काम कर रही हूँ। उन्हें विश्वास है कि वो और उनके भाई भी, ये दोनों लोग कोलेबिरा से हैं। लेकिन सिमडेगा कोलेबिरा का जो समीकरण है मनीषी, भले ही कैंडिडेट बहुत अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम वोटर्स के साथ वहाँ आदिवासी वोटर्स भी इंडी फोल्डर के खाते में जाते हैं, तो फिर बहुत स्कोप नहीं बचता। क्या आयरिन एक्का उन समीकरण को तोड़ पाई हैं, अपने फेवर में कर पाई हैं? देखिए, जो एनोस एक्का सदान में भी, सदान मतलब कि नॉन ट्राइबल्स वोट में भी उनकी पकड़ है, और सबके साथ उनका उठना बैठना है, उनकी एक्सेस सबके साथ है, लोगों की पहुँच भी उनके पास है। इनके अलावा जो दोनों बाकी प्रत्याशी दोनों विधानसभा में है, उनका सिर्फ और सिर्फ चर्च के आसपास ही राजनीति, उनकी गतिविधि घूमती है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक चीज और है कि यहाँ एनोस एक्का का कोलेबिरा में खास करके आप प्रभाव देखिए, वो 3 बार यहाँ से जीते भी। तो उस वक्त भी कैंडिडेट जो है कांग्रेस जेएमएम के हुआ करते थे, तो उनकी एक पकड़ थी और पकड़ है अभी भी। वो जीत हासिल हो या नहीं हो, लेकिन वो नहीं जीतते हैं तो निश्चित तौर पे सिमडेगा के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब ये देखना है कि यहाँ पर विक्सल जो कोलेबिरा में है तो इनके लिए क्या होगा। लेकिन सिमडेगा में थोड़ी सी थी, जब हम गए थे उस दिन जेएमएम के प्रोग्राम, सीएम का प्रोग्राम था, लेकिन बहुत भीड़ नहीं था। अगली कतार में जो बैठे हुए थे सिर्फ जेएमएम के लोग थे। जैसे ही सीएम, मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही मुख्यमंत्री ने मन से उतरे, वैसे ही सामने जो लोग बैठे हुए थे वो सब वहाँ से उठ के जाना शुरू कर दिए। उसके बाद कुछ बच्चे थे, स्कूल ही कुछ बच्चे थे, यानी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो उल्लास, वो जो भीड़ होती है वो वहाँ सिमडेगा कोलेबिरा दोनों जगह नहीं दिखा। तो चलिए दोनों जगह में ही एनोस एक्का की ट्रायंगुलर फाइट आप यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि और ट्रायंगुलर फाइट में बहुत मुश्किल होता है कुछ प्रेडिक्ट करना, क्योंकि किस तरफ कितना वोट शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एनोस एक्का सिर्फ कांग्रेस के वोट काटेंगे, अगर सदान वोटर्स में जाएंगे तो वहाँ बीजेपी का भी नुकसान होगा, बीजेपी के लिए नुकसान होगा। चलिए, अब ये इन सीटों पर चर्चा हमने कर ली। मांडर की सीट बच गई है रंजन जी। मांडर की सीट पर जहां बंधु तिर्की का ही बोलबाला रहता है, शिल्पी नेहा तिर्की ने वहां से चुनाव जीता, इस बार फिर चुनावी मैदान में है। और बंधु तिर्की चाहे किसी भी पार्टी में रहे हो, ये खासियत है कि वही जीतते हैं, वो किसी भी सिंबल पर रहें, चुनाव उन्होंने ही जीता। अब जब वो डिस्क्वालीफाई हैं चुनाव के लिए, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनकी बेटी चुनावी मैदान में है। तो इस बार क्या वहाँ का मिजाज बनता हुआ दिख रहा है? देखिए वहां पर, देखिए अगर वहां पर भी आप लड़ाई की बात करें तो वो बहुत सीधा जो है आपको शिल्पी नेहा तिर्की और बीजेपी के सनी टोपो के बीच में आपको दिखता है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये है कि वोट परसेंट मैं देख रहा हूं कि पिछली बार 68.02 था, इस बार 72.13% है। तो अब मुझे ये देखना होगा कि ये बाई इलेक्शन में कितना था, वो अभी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 2019 से आप लेकर आए तो ये लगभग 4% का इजाफा अभी ही दिख रहा है, और जो 1-2% और भी जो है इसमें जुड़ेगा, ऐसी उम्मीद है। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक फाइट आपको दिखती है। लेकिन यहाँ पर शिल्पी नेहा तिर्की, चूँकि बंधु तिर्की का जैसा आपने बताया कि यहाँ पर एक दबदबा रहा है और वो लगातार यहाँ से जो है चुनाव जीतते रहे हैं, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि एक मुकाबला तो होगा, लेकिन बढ़त आपको शिल्पी नेहा तिर्की को मुझे लगता है कि
दिखती है। और वो इसकी वजह भी है, अगर आप देखिए तो यहाँ मुस्लिम 20% हैं और जो ट्राइबल्स हैं वो 60% के आसपास हैं, तो 80% तो यहीं पर हो जाता है। अब इसमें जो ट्राइबल वोटर्स हैं उसमें क्रिश्चियंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है उनके पाले में जाता है। और ऐसा नहीं है, जो नॉन क्रिश्चियन आदिवासी भी हैं वो भी जो है उनको सरना भी उनको वोट करते रहे, कांग्रेस को करते रहे। तो यहाँ पर जो है उस तरह की स्थिति है। अब सनी टोपो की हम बात करें तो वो आदिवासी वोटों में कितना हिस्सा निकाल पाए, युवा नेता हैं, तो वो कितना कुछ कर पाए हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि सनी टोपो ने भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है और एक भविष्य के लिए संभावनाएं दिखाई हैं। युवा हैं, ऊर्जावान हैं और जो बोलते हैं, तो जो आजकल का एक मॉडर्न डे स्टाइल है कि जो नेता होता है वो थोड़ा एग्रेसिव बोलता है, तो वो एग्रेसिवनेस उनके अंदर अपनी जमीन दिखता तैयार है। की और कड़ा मुकाबला वो दे रहे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,